वाहिगुरु जी की फतेह। आप सुन रहे हैं बैसाखी के ऊपर, खालसा साजना दिवस के ऊपर और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्मदिन के ऊपर स्पेशल प्रोग्राम, जो कि रेडियो वॉइस ऑफ खालसा की तरफ से 3 दिन का प्रोग्राम हमने लिख रखा है। और आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं, आप उनको यूट्यूब पे ऊपर लाइव में सुनते हैं, जिन्होंने हमारे को सिर्फ सुनना ही है। यूएसए का हमारा जो नंबर है सुनने का 712-432-7171, या आप डायल कर सकते हैं 563-999-3388, और कनाडा से 647-557-1012। इन नंबरों से जाकर आप सुन सकते हैं। और हमारा रेडियो वॉइस ऑफ खालसा का जो फेसबुक पेज है, उसके ऊपर जाकर आप लाइव भी सुना जा सकता है। हमारी वेबसाइट radiovaiceofkhalsa.com के ऊपर जाकर भी आप प्रोग्राम को सुन सकते हैं। आओ फिर जो हमारे मेहमान हैं इस प्रोग्राम के अंदर, बहुत ही हमारे सत्कारयोग वीर वामन मेश्राम जी, जो कि वामसेफ के इंटरनेशनल लेवल के प्रेसिडेंट हैं और हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन के ऊपर। आओ हम मिलकर उनका स्वागत करते हैं और प्रोग्राम शुरू करते हैं। भाई साहब, वामन मेश्राम साहब, आपका रेडियो वॉइस ऑफ खालसा के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। इनवाइट करने के लिए, बातचीत करने के लिए मैं रेडियो खालसा का भी आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। जी मेश्राम साहब, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर साहब का जो जन्मदिन है 14 अप्रैल को वो आ रहा है, दूसरा खालसा साजना दिवस भी उस दिन है। सो हमने पिछले साल भी बहुत धूमधाम से मनाया था, तो अब भी हम चाहते हैं कि इकट्ठे मिलके, क्योंकि हम है ही इकट्ठे हैं, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं। सो अलग अलग क्यों मनाएं। सो हम चाहते हैं कि जो बातचीत है, जो बातें हैं, हम मिलके करें। सो मैं पहला जो सवाल है आपके रखना चाहता हूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्मदिन आ रहा है, उन्होंने पब्लिक को, अपने देशवासियों को जगाने के लिए या कहां से उन्होंने काम स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने शुरू में महसूस किया कि जो ये विप्रवाद है, जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, या जो इनके हमारे साथ होता है, ये ऊंच नीच का भाव, या किसी भी एंगल से, कहां से उन्होंने काम स्टार्ट किया बाबा साहब जी? ये तो सबसे पहले हमको इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि ये जो भेदभाव है उसकी जननी जो है वो वर्ण व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में है, अस्पृश्यता में है, आदिवासियों के सेग्रीगेशन में है, और महिलाओं की दासता में, गुलामी में है। ये सारी बातें जो ब्राह्मण धर्म है उसके अधीन आती है, और उन्होंने देखा कि उसकी जड़ यहाँ पर है, तो उस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले 1916 से बात को जागरण शुरू किया, और धीरे धीरे लोगों को तैयार करने का काम शुरू किया कि लोग इसके विरोध में जागृत होकर संगठित हो जाए और संगठित होकर इसके विरोध में आवाज उठाए। जी, जैसे यहाँ से उन्होंने इस काम को शुरू किया। जी, सो जैसे डॉक्टर साहब के मेरे को भी काफी बुकें पढ़ने को मिली, और जैसे इन बाबा साहब के जीवन के अंदर जात पात जो सबसे मूल जड़ है, अपने आप को श्रेष्ठ मानना कि हम किसी न किसी तरह से भगवान की तरफ से ही हम श्रेष्ठ हैं, वो जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, ऊंच नीच की जो जात पर सबसे डेंजरस चीज है, उसको खत्म करने के लिए बाबा साहब ने कहां से काम स्टार्ट? एक तो सबसे अहम बात ये है जिसे हम समझना जरूरी है जी। पहली बात तो उनका ये मानना था कि इसकी जड़ें ब्राह्मण धर्म में है, और ब्राह्मण धर्म को खत्म किए बगैर
मूल रूप से इसको खत्म किए बगैर ये जातिवाद की या ऊंच नीच की या वर्ण व्यवस्था की या अस्पृश्यता की या सभी प्रकार के भेदभाव की व्यवस्था को खत्म करना संभव नहीं है। इसलिए इसको खत्म करने के लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। और जब ये बात उन्होंने उठाई एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के रेफरेंस में, उन्होंने लाहौर पंजाब में वहां के सवर्ण हिंदू लोगों ने जब उनको बुलाया था तो भाषण देने के लिए बुलाया था जात पात तोड़क मंडल में, तो बहुत विस्तार से इसकी उन्होंने व्याख्या की एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में, ये जो किताब है। मगर बाद में उन लोगों को जो किताब में जो भाषण में व्यक्त किए गए जो विचार है वो विचार उनको पसंद नहीं आए और इसकी वजह से वो कार्यक्रम ही उन्होंने रद्द कर दिया। फिर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने वो किताब की शक्ल में, वो जो भाषण था वो किताब की शक्ल में पब्लिश किया जी। उस किताब में उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने के तौर तरीके बहुत विस्तार से बताए हैं और उस बात को उस समय बहुत बड़े पैमाने पर पब्लिसिटी मिली थी और लोगों ने उसको बहुत बड़ी पैमाने पर सराहा था और भारत की कई भाषाओं में उसको ट्रांसलेट किया गया था। भाई साहब, क्या नाम क्या था किताब का, ताकि हमारे श्रोता ये सुनने वाले भी जान जाएं? किताब का नाम था, जो भाषण था उसको बाद में किताब की शक्ल में उन्होंने पब्लिश किया, उस किताब का नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, अंग्रेजी में। ओके। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का उच्छेद, जाति प्रथा का उच्छेद। जी 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 जी। जैसे उस वक्त के टाइम के अंदर जब बाबा साहब अम्बेडकर साहब शरीर के रूप में थे, उस वक्त महात्मा गांधी जो जिसका के नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन नाम महात्मा गांधी कैसे पड़ा? महात्मा आगे लग गया और दास करमचंद भी बीच में से निकल गया। सो हमारे बहुत सारे श्रोताओं को पता नहीं है कि ये नाम उनका महात्मा गांधी था या मोहनदास करमचंद गांधी था। सो भाई साहब, मैं आपको विनती करता हूं कि इसको जरूर खुलासा करें कि ये महात्मा का क्या चक्कर था और बाबा साहब के साथ उनका कैसा था जी। तो पहली बात तो ये है कि गांधी जी महात्मा नहीं थे जी। ये इन लोगों जो गांधी जी जो है, इनको उनका जो बनिया जाति के लोग थे, गांधी जी ने बनिया जाति के लोगों को अखबार निकालने के लिए कहा जी। और उनके बनिया जाति के ही लोगों ने सारे देश भर में अखबार निकाले। आज भी अखबारों के ऊपर बनिया जाति के लोगों का कब्जा है जी। प्रिंट मीडिया पर खास तौर पर जी जी। तो वो अखबारों ने गांधी जी को प्रचार किया कि गांधी जी महात्मा है। गांधी जी महात्मा नहीं थे, वो एक पॉलिटिकल लीडर थे, मगर आम आदमी का समर्थन हासिल करने की रणनीति का ये हिस्सा था कि आम आदमी गांधी जी का समर्थन करे, इसके लिए जन समर्थन बढ़ जाए और आंदोलन और महात्मा होने के बारे में उनके अंदर ऐसे कोई गुण भी नहीं थे, मगर प्रचार किया उनके जाति बिरादरी के लोगों ने, अखबार वालों ने महात्मा के तौर पर। जैसे किसी आदमी को उसके नाम से बुलाया जाता है तो सिंगल नाम से बुलाने से असम्मान माना जाता है, और अगर उसको कोई उपाधि दी गई है, अगर उसके नाम से बुलाया जाए तो उसको सम्मानजनक मानते हैं। जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सिंगल नाम है वो भीमराव है,
तो उसको लोग भीमराव के नाम से बुलाने के बजाय बाबा साहब के नाम से बुलाते हैं। जी 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 तो लोग सम्मानजनक तरीके से जैसे 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 नाम के आगे आदरणीय लिखने का रिवाज है, जी श्री लिखने का रिवाज है, बिल्कुल श्रीमान लिखने का रिवाज है, ताकि उसका हम लोग सम्माननीय तरीके से नाम ले। तो गांधी को भी लोगों ने, जब उनके चाहने वालों ने, जब उनके अखबार वालों ने प्रचार किया महात्मा गांधी महात्मा गांधी, जी तो उनका सरनेम गांधी था और उनका नाम था मोहनदास। तो लोगों ने उनका सिंगल नाम जो है वो लेने के बजाय उनको महात्मा 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 कहना शुरू कर दिया और इस तरह से वो नाम प्रचलित हो गया। बिल्कुल मगर मैं मानता हूं कि गांधी जी महात्मा नहीं थे जी और मैं आज भी उनको महात्मा मानने के लिए तैयार नहीं हूं, जी अ, बल्कि उनका व्यवहार खास तौर पे जो तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जी अंग्रेजों ने उनको अधिकार दिए, उन अधिकारियों को छीनने के लिए गांधी जी ने उपवास किया हम्म, और वो अधिकार छीने और उनके ऊपर पुनः पैक्ट उन्होंने थोप दिया, उनका सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार छीन लिया और गांधी ने ज्वाइंट इलेक्टोरेट उनके ऊपर थोपा। ये षड्यंत्र गांधी ने किया उनके खिलाफ में जी और आज 131 मेंबर पार्लियामेंट उनके चुनकर जाते हैं पार्लियामेंट में। तो वो उन लोगों ने कांग्रेस के और बीजेपी के गुलाम बनाकर रखा है ब्राह्मणों के पार्टी का, तो वो पार्लियामेंट में बोल नहीं पाते, उनके ऊपर होने वाले अन्याय के बारे में बोल नहीं पाते। ये सारा परिणाम गांधी ने जो पुनः पैक्ट थोपा उसकी वजह से हुआ। ओके ओके इसलिए मैं गांधी जी को महात्मा मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ, बल्कि मैं गांधी जी को षड्यंत्रकारी मानता हूँ और जो आदमी षड्यंत्रकारी होता है वो महात्मा नहीं हो सकता और जो महात्मा होता है वो षड्यंत्रकारी नहीं हो सकता। जी 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 बाबा साहब का कैसे उनके साथ महात्मा गांधी का, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो हम मोहनदास करमचंद गांधी ने जैसे आपने जो अभी बताया, ऐसे और भी काफी काम है जो उन्होंने किए, लेकिन बाबा साहब के साथ उनका कैसा था? वो जो बाबा साहब के साथ भी उन्होंने कई षड्यंत्र किए, उनमें से एक आधा जरूर हमारे श्रोताओं के साथ साझा कर। जी जैसे फॉर एग्जाम्पल 1927 तक 27 तक 1927 तक बाबा साहब आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में कोई टकराव, कोई संघर्ष नहीं था। जी मगर 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में आया, साइमन कमीशन आया और साइमन कमीशन ने जो शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे उन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करना शुरू किया जी और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का समर्थन किया। जी तो गांधी और कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में स्टैंड लेना शुरू कर दिया कि इन लोगों को अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ऐसा स्टैंड गांधी और कांग्रेस ने लिया और इस मुद्दे पर बाबा साहब अम्बेडकर का और गांधी का टकराव शुरू हुआ। ओके ओके बाबा साहब अम्बेडकर का ये मानना था कि यदि गांधी जी आजादी का आंदोलन कर रहे हैं तो आजाद भारत में अगर लोकतंत्र लागू होगा तो लोकतंत्र में सभी लोगों को अधिकार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल यस गांधी जी इस बात के लिए राजी नहीं थे। ओके यहाँ से टकराव था। ठीक ठीक गांधी जी ये सोचते थे कि आजादी मिले और सारे आजादी पर हमारा ही कब्जा हो, जैसे आज तक चला ब्राह्मणों आ ही और रहा, बनिया का। जैसे आज तक चला आ ही रहा है। जैसे अभी कब्जा, जैसे अभी अब कब्जा उनका बना हुआ है। जी 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 बिल्कुल जैसे अभी 3.5% ब्राह्मण जो है उनकी 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं
और उन्हीं लोगों का राज है। यानी भारत में लोकतंत्र के बजाय ब्राह्मण तंत्र और ब्राह्मण राज स्थापित कर दिया गया है। जी। ये सारा परिणाम गांधी ने जो किया उसकी वजह से हुआ। ओ, ठीक ठीक ठीक। अम, और इस वजह से बाबा साहब का और गांधी जी का जो टकराव शुरू हुआ, फिर वो आजीवन चलता रहा। ओके। जी जब गांधी ने इसके लिए उपवास किया 24 सितंबर 1932 के पहले, जी तब उसके बाद में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ और ज्वाइंट डिलोकेट लागू कर दिया गया और ब्राह्मणों को ये अधिकार दिया गया कि ये इन लोगों को चुनने का अधिकार ब्राह्मणों को और उनके पार्टी को होगा। अच्छा। बाबा साहब आम्बेडकर ये मानते थे कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार शेड्यूल कास्ट को होना चाहिए, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार शेड्यूल ट्राइब को होना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि इनके साथ भेदभाव होता है, तो भेदभाव करने वाले लोगों को अगर अधिकार दिया जाए तो वो तो हाजी हाजी करने वाले लोग चुन लेंगे। जी हाजी हाजी करने वाले लोग अगर चुनेंगे तो इससे प्रतिनिधित्व का जो अधिकार है वो प्रभावित हो जाएगा। जी। वो मौलिक मुद्दे के ऊपर गांधी जी का और बाबा साहब अम्बेडकर का टकराव जो है वो शुरू हुआ और आजीवन चलता रहा। जी 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 जी। डॉक्टर साहब की भाई साहब, जैसे मूर्तियां कई देशों में है, इंग्लैंड में या और वो किस किस कंट्री में उनकी लगी हुई है, जहां जहां उन्होंने पढ़ाई की या वो गए, वो भी हमारे सुनने वालों को जरूर बताएं, ताकि भारत के बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि बाबा साहब कितनी बड़ी शख्सियत थे और कहाँ कहाँ उनकी मूर्ति लगी हुई है। ये भी जरूर जानकारी दें हमारे सुनने वालों को। जी एक तो जो हमारे जानकारी में जहां तक है, जी कोलंबिया यूनिवर्सिटी वालों ने उनकी मूर्ति लाइब्रेरी में लगाई है जहां वो पढ़कर अभ्यास करते थे। जी। कनाडा में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है साइमन फ्रेज या फ्रेजर, जी तो वहां भी उनकी मूर्ति लगी हुई है। जी और इंग्लैंड में भी उनकी मूर्ति जो है वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में लगी है जी और जापान में भी लगी है जी 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 और यूरोप के और भी कई देशों में लगी है। जी। तो ये जहां जहां भी इनके अनुयायी रहे उन लोगों ने वहां वहां उनकी मूर्तियां लगाई है और ये मूर्तियां लगाने का जो काम है ये लगातार उनके अनुयायियों के द्वारा सारी दुनिया में लगाने का प्रवाद जो है वो चल पड़ा है। जी जी तो मेरी जानकारी में जो जितना है उतना मैंने बताया, जी बिल्कुल उससे पता चलता है उनकी शख्सियत का। बिल्कुल। वो तो मैं और ये मूर्तियां उनके अनुयायियों ने लगाई। जी जी गांधी जी की मूर्तियां उनके अनुयायियों ने नहीं लगाई, वहां के सरकार ने लगाई। बिल्कुल, बल्कि ये डिफरेंट है उनका। बिल्कुल। यस। हाँ, ये डिफरेंस है। जी हाँ, वो तो मैं और भारत में बाबा साहब आम्बेडकर की मूर्तियां उनके अनुयायियों ने लगाई और गांधी जी की मूर्तियां सरकार ने लगाई। जी बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, वो तो मैंने भी एक प्रोग्राम में लंदन में देखा था, क्योंकि इसका तो मैं भी विटनेस हूँ, मैंने आंखों में देखी है वो मूर्ति लगी हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर। आगे चलते हैं, हम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हम बताना चाहते हैं कि जो हमारे सत्कार जो वीर हैं बामन मेश्राम जी, वो हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, जो कि 14 अप्रैल को उनका जन्मदिन आ रहा है और खालसा साजना दिवस भी है। सो हम रल मिल के सभी भाई बहन बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि पूरी दुनिया के अंदर जो रेडियो वॉइस ऑफ खालसा को सुना जाता है और हम हमारी बातें, हमारे दुख सुख सभी के साथ पास में जाना जरूरी है। सो हमारे साथ मेश्राम साहब जुड़े हुए हैं। अपने मेश्राम साहब, जैसे डॉक्टर साहब के कामों के बारे में
मेरे को ये भी सुनने में मिला है कि अलग अलग देशों के जो बड़े यहाँ शख्सियतें थी वो काफी क्या कहते हैं इनमें सराहना करते हैं, जैसे बहुत अच्छा मानते हैं डॉक्टर साहब को। जैसे कि मेरे को सुनने में मिला कि नेल्सन मंडेला जो कि साउथ अफ्रीका के में था, वो भी बहुत किताबों में या ऐसा को मेरे को सुनने में मिल रहा कि काफी तरीके ऐसे और भी कई कंट्रियों में है को जो बड़े बड़े लीडरशिप है जो बाबा साहब के बारे में बहुत तारीफ करते हैं, ऐसा बोल के कुछ। बहुत सारे देशों में ऐसा है, क्योंकि जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट है जी उसकी वजह से उनकी सराहना होती है। जी जी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर का खिताब भी दिया था इसके लिए। जी जी जी। डॉक्टर ऑफ लिटरेचर नहीं, डॉक्टर ऑफ लॉ का। ओके। ये बहुत बड़ा खिताब था कि कानून में उनको डॉक्टर ऑफ लॉ का जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने लिखा उसके ऊपर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टर ऑफ लॉ का खिताब दिया था। जी जी। और एक बात इसके बारे में थोड़ा बता दूं हाँ जी। कि जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी को 250 साल हो गए थे, तो 250 साल होने के बाद में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाई थी और उसमें उनको सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी का चुनना था। जी। तो सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, पहले नंबर का विद्यार्थी के तौर पर उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को चुना। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 250 साल के, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 250 साल तक जितने विद्यार्थी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़कर गए उसमें पहले नंबर का विद्यार्थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। वाह जी वाह जी 250 साल में। वाह जी। ऐसा रिकॉर्ड जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया और डिक्लेयर किया। जी जी जी। मगर बहुत दुख की बात है कि भारत सरकार ने इसके लिए कोई गौरव नहीं किया। जी 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 जी। क्योंकि वो ब्राह्मण इसके बारे में कि आपने वो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कि एक हमारे देश के कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 250 साल में पहले नंबर का विद्यार्थी चुना, तो उसके आधार पर भारत सरकार को गौरव करना चाहिए था, नहीं किया। जी जी जी। उसका अगर इनका कोई ब्राह्मण आदमी होता बिल्कुल तो वो साल भर कार्यक्रम करते। जी जी। और इवन के वो बेशक 10 क्लास पढ़ा होता फिर भी वो बहुत श्रेष्ठ विद्यार्थी। हाँ। अच्छा भाई साहब, जैसे अब हम प्रेजेंट में आते हैं, जो प्रेजेंट के अंदर 1947 में देश आजाद होता है, हम आज तक कह रहे हैं कि आजाद भारत आजाद, लेकिन हमने जो विषय भी अपने प्रोग्रामों में रखा हुआ है कि आजाद भारत के गुलाम नवासी जो रहने वाले हैं वो उसका गुलाम है। और हमने जो विषय बना रखा है इसमें हम सभी विद्वानों से, अपने गेस्टों से बातचीत कर रहे हैं। आजाद भारत में गुलाम नवासी, इसके ऊपर आप जरूर अपना प्रतिक्रम दें ताकि हमारे सुनने वालों को पता लगे कि आजाद है और आजादी और गुलामी क्या होती है, उसको थोड़ा डिफाइन करें प्लीज। जी। जैसे 15 अगस्त 47 को भारत आजाद हुआ ऐसे बताया जाता है, हम नहीं मानते। जी। अंग्रेज चले गए और अंग्रेजों की जगह ब्राह्मणों को ट्रांसफर ऑफ पावर कर दिया गया। जी। और ब्राह्मण भारत के हुक्मरान बन गए, और जब से 15 अगस्त से हुक्मरान बने वो तब से हमारे सर पर बैठे हुए। जी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद पहला लोकसभा का चुनाव हुआ। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी और 47% ब्राह्मण चुनवा कर लाए। जी।
और तब से लेकर अब तक उन्होंने इसका फायदा लेकर ऐसे ऐसे अलग अलग कानून बनाए और कानून बनाकर आज ये स्थिति है कि 3.5% ब्राह्मणों की 5 नेशनल लेवल की पार्टियां हैं जिनका रिकॉग्नाइजेशन इलेक्शन कमीशन ने किया। पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के अनुसार 6% वोट जिस राजनीतिक दल को पड़ेंगे 3 राज्यों में उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। मगर उन लोगों ने 3.5% जो ब्राह्मण हैं जिनकी संख्या 3.5% है उनके 6% वोट नहीं है। एक भी नेशनल लेवल की पार्टी हो नहीं सकती, मगर 5 नेशनल लेवल पार्टियां ब्राह्मणों की है। पहली ब्राह्मणों की पार्टी कांग्रेस है, तो ये चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन लोगों ने बनाई। दूसरी पार्टी ब्राह्मणों ने दूसरी पार्टी बनाई भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस के द्वारा बनाई गई है। ये पंडित अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाई। तीसरी पार्टी है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ये श्रीपाद अमृत डांगे नाम का ब्राह्मण है, उसने बनाई। चौथी पार्टी ईएमएस नंबूदरी पाद, ये केरला का नंबूदरी ब्राह्मण है, उसने बनाई। और 5वीं नेशनल लेवल की पार्टी ममता बनर्जी, बंगाल की मुख्यमंत्री है, उसने तृणमूल कांग्रेस बनाई। तो ये 5 नेशनल लेवल की पार्टियां आज के तारीख में ब्राह्मणों ने बनाई और वो रिकॉग्नाइज पार्टियां है और इन्हीं पार्टियों का सारे देश में राज है। बिल्कुल। सारे देश भर में इन्हीं पार्टियों का राज है जी, और किसी का राज नहीं है जी। इस तरह से हम लोगों को यहाँ उन्होंने लोकतंत्र के जो 4 पिलर है, विधायी का 2009 के चुनाव में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टियों का कब्जा था और 2014 के चुनाव में 411 सीटों पर कब्जा हो गया है आउट ऑफ 543। 543 टोटल सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से 411 सीटों पर 2014 के चुनाव में कब्जा हो गया इन लोगों का। ये हो गया विधायिका पर कब्जा। फिर कार्यपालिका पर 79.2% प्रशासनिक जो अधिकारी है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारी, तो इसमें ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों का कब्जा 79.2% है जी, जी। तीसरा है जुडिशरी, 97% जुडिशरी पर इनका कब्जा है जी। और जो मीडिया है तो चारों प्रकार का मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, प्रिंट मीडिया में ब्राह्मण बनिया का कब्जा है, ट्रेडिशनल मीडिया में मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज और इस तरह के महाराज लोगों का कब्जा है। और लोकल मीडिया में मूल निवासी लोग जो उनकी बोली भाषा बोलते हैं उनको मान्यता नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथ भाषा बोलता है, ग्रंथ भाषा ही लिखता है, उसको मान्यता है। तो मीडिया पर भी उनका ही कब्जा है 100%। और इस तरह से लोकतंत्र की जो 4 पिलर है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा होने की वजह से भारत में लोकतंत्र नहीं है, ब्राह्मण तंत्र है, ब्राह्मण राज है और बाकी सारी प्रजा को ब्राह्मणों ने गुलाम बनाकर रखा है। इस तरीके से उन्होंने गुलाम बनाया। संविधान होने के बावजूद भी संविधान के विरोध में जाकर, कानून के विरोध में जाकर ये सारा कब्जा ब्राह्मणों ने किया है जी। ईमानदारी से अगर भारत में चुनाव हुआ होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, मगर बेईमानी से इन लोगों ने सारा कब्जा किया हुआ है। भाई साहब, इस बात को हम लोगों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है और सारी दुनिया के लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, यही कारण है कि ये जो ईवीएम है,
ये दूसरी जो इलेक्शन होती है वो उसमें करवाते नहीं है, ईवीएम मशीनें लेकर आए और उसमें गाला माला करके ये सारा कुछ कर रहे हैं। इसी कारण है कि अगर सही तरीके से जैसे आपने बोला कि इलेक्शन ही हो जाए तो ये ब्राह्मणवाद है, जो ब्राह्मण नहीं है। सूत्र है टूट जाएगा, ये तोड़ा जा सकता है अगर इलेक्शन सही हो। और उनको ये जो हाँ ये जो कब्जा है इन्होंने बेईमानी से किया 1952 से, जी मगर ईवीएम मशीन 2004 से आई है। जी और आप सुनकर हैरान हो जाओगे जी कि 82 में 80 के दशक में यूरोप और अमेरिका ने ईवीएम मशीन से चुनाव करवाने का मामला रद्द कर दिया था। ओके जी जब अमेरिका ने और यूरोप ने ईवीएम मशीन में घोटाला करना संभव है ऐसा कहकर चुनाव रद्द कर दिया था, उसके बाद इंदिरा गांधी ने 82 में ईवीएम मशीन को लाया और धोखाधड़ी करके चुनाव लड़ने के लिए लाया। जी इसलिए पहली बार जब सारे देश भर में इसका उपयोग हुआ तो कांग्रेस ने इसमें घोटाला करके चुनाव जीता 2004 में, 2009 में। और इसका घाटा जब बीजेपी आरएसएस के लोगों ने इकट्ठा किया तो कांग्रेस ने उसके साथ गुप्त समझौता किया और समझौते के तहत फिर 2014-2019 में घोटाला करके वो लोग चुनाव जीते, ऐसा गुप्त समझौता हुआ है। इसके तहत बीजेपी की सेंट्रल में सरकार आई है। जी बिल्कुल जी 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 तो इस तरह से ईवीएम मशीन में अभी आजकल 3 चुनाव हुए और तीनों चुनाव में घोटाला हुआ और घोटाले के तमाम सबूत जो है हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। जी और इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने घोटाला रोकने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाने का भी आदेश दिया, मगर चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 को ऑर्डर देने के बावजूद भी चुनाव आयोग ने वो मशीन नहीं लगाई। ओके हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल सही जी 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 जैसे तो भारत में जो चुनाव है ये सब धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। और अभी जागर जी इसको नहीं हटाया गया तो 2019 भी दूर नहीं है। हम लोग 2019 में भी उनका सारा घोटाला चलने वाला है। तो हमने इसके विरोध में ईवीएम मशीन तोड़फोड़ करने का अभियान शुरू किया है। जी जी मेशराम साहब, जैसे आपने बताया कि कई बहुत चीजों का लोगों को पता नहीं होता है, और एक बात और भी कही जाती है खास करके कि दूसरे की क्या जो ज्ञान है वो आपकी अज्ञानता के ऊपर खड़ा। ये मेरे को बात बहुत बढ़िया लगती है, मैं कहीं पढ़ी भी है कि बिल्कुल सही बात है कि आदमी को आपको नॉलेज नहीं है तो दूसरे का ज्ञान हमारे को इसलिए लगता है। तो ये क्या आप क्या समझते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जी को काफी देर से मैं लाइक 5-7 साल से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में या कई किताबों में ऐसा एक प्रचार किया जाता है कि जो बाबा साहब के थे वो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के लिए काम करते थे और गांधी को और नेहरू के अगेंस्ट में रहते थे। इसमें फलाने के लिए ये वही षड्यंत्र चूज करते थे कि ताकि बाबा साहब की जो बढ़ती बढ़ियाई है और हिंदी लोकप्रियता है, लोग उनके साथ ना जुड़े, इसलिए ये उनके पास मीडिया था, इसलिए उन्होंने ये झूठा प्रोपेगेंडा किया। जी ये झूठा प्रोपेगेंडा उन्होंने पिट्ठू से करके ये झूठा प्रोपेगेंडा कांग्रेस के लोगों ने किया, गांधी और कांग्रेस के लोगों ने। जी जैसे इसका बाबा साहब आम्बेडकर ने व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल, इसमें बहुत विस्तार से जवाब दिया। और स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का जो किताब है उसमें जवाब दिया डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर।
भाई साहब हमारे पास अब हम 5 मिनट और बात करेंगे क्योंकि आप बहुत बिजी शेड्यूल में है राइट नाउ, सो मैं खत्म कर रहा हूँ। नहीं है, छोटे मेरी बात छोटे समझ रहे थे। छोटे छोटे 2 सवाल है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीजों का साढ़े हमारे जो लोग हैं उनको मालूम नहीं है। सो हम जब किसी चीज का जब मालूम नहीं होता, जैसे कहते हैं ना अज्ञानता जो होती है वो बहुत बुरी चीज होती है जितनी देर ज्ञान नहीं है। जैसे हाँ, जैसे संविधान का बाबा साहब ने लिखा, और आपने जैसे बताया कि ऑक्सफोर्ड सॉरी कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर 200 साल के अंदर कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं आया जहाँ उनकी जो लोग 250 साल, 250 साल जैसे 250 साल में। जैसे संविधान के अंदर जब जो 25 धारा बी है जिसमें सभी मूल निवासी भाइयों को, लिंगायतों को या होर धर्मों वालों को, इवन के सिखों को भी हिंदू लिखा गया, उसके पीछे तो क्या कारण था वो थोड़ा जा ब्रीफ में हमारे लोगों को बताएं कि उसके अंदर सबसे अहम बात तो ये है जी कि ये सारी शैतानी जो है संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था और बहुमत के आधार पर 99.99% बहुमत था कांग्रेस का संविधान सभा में। जी तो ब्राह्मण लोग जो चाहते थे वो सारी चीजें मनमानी तरीके से करते थे। जी बाबा साहब अम्बेडकर का तो एक सीमित उद्देश्य ये था कि अब देश के तमाम बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को संविधान में अधिकार मिले। वो इस मकसद के लिए वहां गए थे और उस मकसद में वो कामयाब हुए। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये है कि जब भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा का भी विभाजन हुआ और संविधान सभा में मुस्लिम लीग कांग्रेस की सबसे ज्यादा विरोधी थी। जब विरोध करते थे तो ब्राह्मणों ने सोचा कि ये जो मुस्लिम लीग के लोग हैं ये संविधान सभा में हमारा चलने नहीं देंगे, इसलिए गांधी और नेहरू ने प्लान बनाकर भारत का विभाजन करवाया और मुसलमानों को बदनाम किया। तो मुसलमानों के लिए जब पाकिस्तान दिया गया तो बची हुआ जो संविधान सभा थी 99% संविधान 99.99% संविधान सभा पर ब्राह्मणों का और कांग्रेस का और गांधी का, नेहरू का कब्जा हो गया। जी और कब्जा होने के बाद में इन्होंने जैसे चाहा वैसे अपने लिए संविधान में लिखने की कोशिश की। बाबा साहब आम्बेडकर जब इस बात का विरोध करते थे तो वो विरोध भी बहुमत के आधार पर रद्द कर देते थे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जी जब उन्होंने ऐसा बहुमत के आधार पर किया तो बाबा साहब आम्बेडकर ने जब धर्म परिवर्तन किया 5 लाख लोगों को सामने रखकर, तब उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म से त्याग कर रहा हूँ जी और मैं आज नरक से मेरी छुटकारा हुई है, नरक से मैं मुक्त हो गया हूँ। जी इसका अगर उन्होंने सभी को हिंदू लिखा होता तो फिर वो ऐसा क्यों लिखते? तो अपने धर्म परिवर्तन कार्यक्रम में उन्होंने अपने आप को कहा कि मैं तो ये हिंदू धर्म के नरक से मुक्त हो गया हूँ। 22 प्रतिज्ञाएं थी, उसमें एक प्रतिज्ञा थी। जी 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 वो ऐसा ना लिखते। तो ये उन्होंने अपने बहुमत के आधार पर जो अनियंत्रित बहुमत था ब्राह्मणों का, उन्होंने जबरदस्ती से थोपने की कोशिश की, जबरदस्ती से थोपने की कोशिश की। इसका सारे देश भर में विरोध हो रहा है और हम लोग इस बात को अब सारे देश भर में उठा रहे हैं। लिंगायतों का जो आंदोलन चल रहा है उसको हमारा समर्थन है और ये बात हमने ही उठाई कि अंग्रेजों ने लिंगायत धर्म को स्वतंत्र धर्म की मान्यता दी थी, तो इन्होंने इसको रद्द क्यों किया? नेहरू ने रद्द क्यों किया? जी ये तो हमने उठाया। जी समा हमारा जो समाप्त है।
भाई साहब, एक ठीक। मिनट में आप कोई ऐसी बात जो मैं पूछना भूल गया और आप कुछ कहना चाहते हैं बाबा साहब के जन्मदिन के ऊपर और खालसा साजना दिवस के ऊपर, जो कि 14 अप्रैल को मनाया जाता है। दो बातें कहना चाहता हूँ। जी दो बातें कहना चाहता हूँ। नंबर एक, जी कि बाबा साहब आम्बेडकर की भारत में लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है जी और सारे दुनिया में बढ़ रही है। जी दुनिया में उनको दबा कर रखा गया, अब वो सच्चाई सामने आ रही है और दुनिया वाले इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। जी दूसरी बात, सिख धर्म की जो सृजना हुई खालसा पंथ की, तो उसके लिए मैं सिखों को, सारे दुनिया के सिखों को बधाई देता हूँ। हाँ, और सिखों के साथ मिलकर, सारे दुनिया में सिखों के साथ मिलजुल कर हम काम करना चाहते हैं। 84 में सिखों के ऊपर जो अन्याय हुआ और एनकाउंटर में जो लगभग 1.5 से लेकर 2 लाख नौजवान मारे गए, मैं उस दुख में शामिल हूँ और मैं इसके लिए सारे दुनिया में सिखों के साथ मिलकर अन्याय के विरोध में, मानवाधिकार के विरोध में हम लोगों को लड़ना चाहिए। हमारे मानवाधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है, सिखों के मानवाधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है, मुसलमानों के, क्रिश्चियनों के मानवाधिकार का भी उल्लंघन हो रहा है। तो हम सारे दुनिया में जितने लोगों को भी मजलूम भारत में बनाकर रखा जा रहा है, उसके विरोध में सभी लोगों को मिलजुल कर हमको लड़ना चाहिए। तो मैं इस मौके पर ये 2 बातें कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत भाई साहब आपका धन्यवाद। रेडियो वॉइस ऑफ खालसा का प्लेटफॉर्म भी आपके लिए, मूल निवासी भाईचारों के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए हम आवाज के जरिए, एक मीडिया के जरिए कंधे से कंधा मिलाकर चलने का इस दिन के ऊपर वादा करते हैं। और आने वाले टाइमों के अंदर जितनी भी बातें हैं, कोशिश करेंगे कि जैसे नेटवर्क सिस्टम, मीडिया ज्यादा अगर चारों चीजों के ऊपर डेमोक्रेसी के कब्जा किया हुआ है, पर हम अमेरिका में से बैठकर ये मीडिया, रेडियो वॉइस ऑफ खालसा का जो प्लेटफॉर्म है, इसकी तरफ से सभी को साथ में लाकर बातचीत करते रहेंगे और आवाज जो है हमारी भाइयों की पूरी ऑल ऑफ द ग्लोब ले जाने का वादा करते हैं। बहुत बहुत भाई साहब आपका धन्यवाद टाइम देने का। वाहिगुरु जी का खालसा। आपके लिए भी, आपका भी धन्यवाद।